ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना 7वां चैप्टर चल रहा था, उसमें वाष्पोत्सर्जन के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में हमने बताया था। आज पढ़ाते हैं रंध्र की संरचना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रंध्र क्या चीज है। आपने देखा होगा पत्तियों की ऊपरी सतह और निचली सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं। और रंध्रों के माध्यम से ही बच्चों वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि पौधों की एक तरह से मुख्य क्रियाएं होती हैं। अब बात यहाँ पर आती है, रंध्र किस तरह का होता है, रंध्र की स्ट्रक्चर, रंध्र की संरचना किस तरह की होती है। तो आपको बताते हैं। चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप, रंध्र दो वृत्ताकार किडनी के समान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो आपको साइड में दिखाई दे रही हैं। इनको हम द्वार कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्वार कोशिका। ये द्वार कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती है रंध्र में कि बीच में एक छिद्र बन जाता है। उस छिद्र को हम रंध्रीय छिद्र कहते हैं। मतलब द्वार कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि बीच में एक छिद्र बन जाता है, जिसको रंध्रीय छिद्र कहते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, रंध्रों का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है, जिनको गार्ड कोशिकाएं भी कहते हैं, रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। अर्थात रंध्रों का खुलना और बंद होना जो इस साइड में दिखाई दे रही हैं, जिनको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, इन पर निर्भर करता है। अब द्वार कोशिका की हम बताते हैं बारे में। द्वार कोशिका की जो भीतरी भित्ति है वो मोटी होती है, और जबकि जो बाहरी भित्ति है वो पतली होती है। बताया जाता है कि जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश कर जाता है तो रंध्र खुल जाते हैं। अर्थात जब द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो रंध्र खुल जाते हैं। और जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है, अर्थात ये स्लत हो जाती हैं या पिचक जाती हैं, तो रंध्र भी बंद हो जाता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है बच्चों? द्वार कोशिकाओं पर। अब रंध्र किस तरह से खुलता है? बताया जाता है कि जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करता है तो जो इसकी बाह्य पतली भित्ति है ये बाहर की ओर खिंचती है। ठीक है, बाहर की ओर खिंचती है। इसी तरह से ये पतली भित्ति है, ये भी बाहर की ओर खींचेगी। उसके बाद थोड़ी आंतरिक जो अंदर की जो मोटी भित्ति है वो भी क्या खींचती है? बाहर की ओर खींचती है। तो बताया जाता है कि रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। अर्थात क्या बताया बच्चों? जो द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति जो पतली होती है बाहर की ओर खींचती है, इसी तरह से अंदर की भित्ति भी बाहर की ओर खींचती है, और यह रंध्र को क्या कर देती है? खोल देती है। अब बात आती है, रंध्र किस तरह से बंद होते हैं? जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, पहले वाली स्थिति में आ जाती हैं, अर्थात स्लत हो जाती हैं, कह सकते हैं पिचक जाती हैं, जिससे रंध्र क्या हो जाते हैं बच्चों? बंद हो जाते हैं। आप पहले चित्र में देख रहे हो खुले रंध्र की स्थिति, और दूसरे चित्र में बंद रंध्र की स्थिति। और ध्यान रखना है बच्चों, द्वार कोशिकाओं के चारों ओर और अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं, जो कि इसके चारों तरफ दिखाई दे रही हैं आपको। ये क्या काम करती हैं? द्वार कोशिकाओं की सुरक्षा और रंध्र की सुरक्षा का कार्य करती हैं, इसलिए उनको हेल्पर सेल भी कहते हैं। तो ये थी रंध्र की संरचना। अब ध्यान रखना है बच्चों आपको, रंध्र की गतिविधि या क्रियाविधि, रंध्र की गतिविधि या क्रियाविधि क्या होती है? ध्यान रखना है, रंध्र की क्रियाविधि को समझाने के लिए कि रंध्र किस तरह से खुलते हैं, किस तरह से बंद होते हैं, समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाएं, अपने मत, अपने विचार, अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कुछ परिकल्पनाएं मुख्य हैं। जैसे पहली परिकल्पना है मांड
जिसको जो कि शर्करा में आती है, मांड शर्करा परिकल्पना। क्या है बच्चों परिकल्पना? क्या पढ़ेंगे हम? रंध्रों की खुलने और बंद होने की प्रक्रिया में जो पहली परिकल्पना है वो है मांड शर्करा परिकल्पना। ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले तो याद होना चाहिए ये परिकल्पना किसने दी थी? जेडी सायरे ने। किसने दी थी बच्चों? जेडी सायरे ने 1923 में। जेडी सायरे ने 1923 में प्रस्तुत की थी। उसने क्या बताया था? देखो, रंध्र की क्रियाविधि को दो तरह से हम समझेंगे। दिन में क्या क्रिया होगी, रात्रि में या क्या क्रिया होगी। दिन के समय देखिए, दिन के समय प्रकाश में देखा जाता है कि CO2 की सांद्रता में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? CO2 की सांद्रता में कमी हो जाती है। किसके अंदर बच्चों? रक्षक कोशिकाओं अर्थात द्वार कोशिकाओं के अंदर। जब CO2 की सांद्रता में कमी हो जाती है तो बताया जाता है कि इनकी जो pH होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, रक्षक कोशिकाओं अर्थात द्वार कोशिकाओं में दिन के समय अर्थात प्रकाश में CO2 की सांद्रता में कमी होने के कारण इनकी pH क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। उसके बाद ध्यान रखना है, pH बढ़ जाने से इन कोशिकाओं के अंदर एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसका नाम आपको याद रखना है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। क्या है नाम बच्चों? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और ये क्या करता है? जो मांड या जो स्टार्च है उसको ये ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है। ये सारी प्रक्रियाएं बच्चों किसके अंदर हो रही हैं? द्वार कोशिकाओं के अंदर अर्थात रक्षक कोशिकाओं के अंदर। सीधी सी बात है, फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है सक्रिय हो चुका है। ये क्या करता है? मांड अर्थात जो स्टार्च होती है उसको ये ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण बताया जाता है कि द्वार कोशिकाओं की जो डीपीडी है वो बढ़ जाती है। डीपीडी बढ़ जाने के कारण वो क्या करती हैं? पानी को अत्यधिक अवशोषित करना शुरू हो जाती हैं और एक तरह से स्फीत हो जाती हैं और फूल जाती हैं। और आपको पता है जब द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं बच्चों? खुल जाते हैं। अब रात्रि के समय विपरीत प्रक्रिया होगी। रात्रि के समय बच्चों क्या होगा? रात्रि के समय अंधेरे में देखा जाता है कि CO2 की सांद्रता में क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात्रि के समय पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं जिसके द्वारा वो भी CO2 छोड़ते हैं। तो रात्रि में CO2 की सांद्रता में क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण देखा जाता है कि द्वार कोशिकाओं की जो pH है वो कम हो जाती है अर्थात अम्लीय माध्यम हो जाता है। pH कम हो जाने से द्वार कोशिकाओं के अंदर जो फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम था जो सक्रिय था वो दोबारा से निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय जब ये हो जाता है तो ग्लूकोज 1 फास्फेट दोबारा से मांड या शर्करा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, जिससे बताया जाता है कि द्वार कोशिकाओं की जो डीपीडी है वो कम हो जाती है और उनसे पानी बाहर निकलने लग जाता है और वो स्लत हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, जिससे रंध्र क्या हो जाते हैं बच्चों? बंद हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया थी मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरी जो परिकल्पना है वो है स्टीवर्ड की परिकल्पना। क्या है बच्चों? स्टीवर्ड की परिकल्पना। स्टीवर्ड की परिकल्पना सबसे पता चल रहा है ये एक वैज्ञानिक था स्टीवर्ड, उसने प्रस्तुत की थी, प्रतिपादित की थी
और उसने शायरी की जो परिकल्पना थी उसको ही थोड़ा आगे बढ़ाया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो शर्करा अर्थात स्टार्च जो होती है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित हो जाती है फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण। लेकिन इसने थोड़ा सा क्या बताया है कि जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो आगे चलकर, मतलब इस परिकल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया उसने बच्चों। ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो आगे चलकर ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे चलकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण देखा जाता है कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट व ग्लूकोज है वह ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ज्यादा घुलनशील होते हैं, द्वार कोशिकाओं में जल्दी अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे बताया जाता है कि द्वार कोशिकाओं का जो विलयन है, द्वार कोशिकाओं की जो सांद्रता होती है वो काफी बढ़ जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी स्टीवर्ड की परिकल्पना। आज इतना ही काफी है बच्चों। इसके नोट्स हमने आपको पहले ही भेज दिए थे, आप इनको वीडियो को ध्यान से देखकर नोट्सों को उतारते हुए याद करोगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।